संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज एग्जाम का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। इसमें जबलपुर की रहने वाली स्वाति शर्मा ने 15वीं रैंक हासिल की है। स्वाति शर्मा जबलपुर के धनवंतरी नगर में परिवार के साथ रहती हैं। वो मूल रूप से सतना जिले की रहने वाली हैं और लंबे समय से जबलपुर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया। देश की सबसे कठिन यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुई जबलपुर के साधारण परिवार की अभ्यर्थी स्वाति शर्मा ने परीक्षा उत्तीर्ण कर पूरे देश में 15वां स्थान हासिल किया। स्वाति ने तीसरे अटेम्प्ट में परीक्षा पास की है। स्वाति शर्मा बेहद साधारण परिवार से आती हैं। स्वाति के पिता सतना में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और मां हाउसवाइफ हैं। स्वाति ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और 2019 से यूपीएससी की परीक्षा देती आ रही हैं। पहले और दूसरे मौके में उन्हें यूपीएससी में सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन तीसरे मौके पर जब सफलता मिली तो स्वाति ने आसमान छू लिया। स्वाति का कहना है कि सफलता के लिए कोई मंत्र नहीं है, केवल एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही आपको सफलता दिला सकता है। स्वाति ने बताया कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आईएएस बनने का सपना देख लिया था और फिर लगातार अपने सपने को साकार करने के काम में जुट गई। इस सफलता के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को श्रेय दिया। जी, ये 2019 से मैंने चालू की थी अपनी तैयारी। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ही मैं दिल्ली गई थी, तो वहाँ से मैंने अपनी तैयारी चालू की थी। वहीं से एक छोटा सा सपना देखा था कि एक दिन ये मुकाम हासिल करना, लिस्ट में अपना नाम देखना है। तो आज वो सपना साकार हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का रूटीन रहता था तैयारी, क्योंकि काफ़ी कठिन होती है इसकी? जी, मैंने पहले तो दिल्ली में ही थी। उसके बाद मैं स्टार्टिंग में सुबह जल्दी 5 बजे से ही चालू करती हूँ कि सुबह का टाइम होता है वो काफ़ी प्रीशियस और शांत होता है, ना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं 5 बजे से अपना रूटीन चालू करती थी। जीएस सब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी चीज़ें आपको फेजेस में कवर करनी होती हैं। तो मैं मॉर्निंग से ही अपना चालू करती थी पढ़ना। उसमें स्लॉट्स में बांट रखे थे कि इतने टाइम जीएस सब्जेक्ट्स को देने हैं, फिर न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, करंट अफेयर्स। तो 5 बजे से लेके ही मेरा शेड्यूल चालू होता था। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, इसके पहले ट्राई कर चुके? जी नहीं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं 2 बार ट्राई किया। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और लास्ट ईयर मेरा 2nd अटेम्प्ट था। तो मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट। जी, मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा, क्योंकि उन्होंने ही हमेशा आगे बढ़ने की वो बोला कि आगे बढ़ो। स्पेशली पापा का सपना था कि मैं आईएएस बनूं, तो यही एक मेरी मोटिवेशन थी। वहीं इस खुशी के पल को लेकर स्वाति की मां काफ़ी भावुक होकर अपने आप पर गर्व महसूस कर रही हैं कि उनकी बेटी ने पूरे देश में उनका नाम रोशन कर दिया है। वहीं दूसरी ओर यूपीएससी की परीक्षा में जबलपुर के 2 और अभ्यर्थी भी सफल हुए हैं। जबलपुर की कुमारी सृष्टि जैन ने यूपीएससी परीक्षा में 165वीं रैंक हासिल की है, जबकि जबलपुर निवासी जतिन जैन ने भी यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने परिवार और जबलपुर का नाम गौरवान्वित किया है। हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामले में कमी लाने और ओवर स्पीड दौड़ रहे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यातायात विभाग इंटरसेप्टर वाहन की मदद से कार्रवाई का अभियान चला रही है। इसके लिए बाईपास पर इंटरसेप्टर वाहन से ओवर स्पीड वाहनों की गति को मापकर वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाईवे पर घटित होने वाले सड़क हादसों को कम करने यातायात विभाग इंटरसेप्टर वाहन की मदद से ओवर स्पीड वाहनों की पहचान कर चालानी कार्रवाई का अभियान चला रही है। दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान कर वाहनों की गति पर इंटरसेप्टर वाहन की मदद से निगरानी रखी जा रही है, ताकि एक्सीडेंट के मामलों में कमी आए। इस दौरान यातायात विभाग के अधिकारी वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर और नियंत्रित गति में वाहन चलाने की समझाइश भी दे रहे हैं। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंटरसेप्टर वाहन में स्पीड राडार गन, जीपीएस सिस्टम, ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र और हाईटेक वीडियो कैमरे हैं, जिससे नियम विरुद्ध तरीके से वाहन चलाने वालों की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की जा सकती हैं, जिसे आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्रतिदिन ये इंटरसेप्टर है, ये प्रतिदिन ही लगता है
और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री टी.के. विद्यार्थी साहब का निर्देश है कि जो हाईवे पे होने वाले एक्सीडेंटल है, जो हमने एक्सीडेंटल जोन निर्धारित किए हुए हैं, उन पर ये कार्रवाई करने के लिए है कि जो भी ओवर स्पीड अगर व्यक्ति वाहन लेकर जा रहा है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसे रोकने के उद्देश्य से ये हम रोज़ कार्रवाई करते हैं। प्रतिदिन इस व्हीकल में एक सूबेदार साहब और उनके साथ में हमराह लगते हैं और वो जो भी ओवर स्पीड गाड़ियाँ आती हैं उनको पीओस के माध्यम से यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। तो देखा जाए अभी तक आपने कितने लोगों की कार्रवाई की? आज सुबह से लगे अब तक हम लोग 15 से ज़्यादा चालान बना चुके हैं और कई लोगों को जो थोड़ी कम स्पीड रहती है लेकिन वो नियमों का पालन नहीं करते तो समझाइश भी दी जाती है। यातायात विभाग प्रतिदिन अलग अलग बाईपास और हाईवे सड़कों पर इंटरसेप्टर वाहन से चेकिंग का अभियान चला रहा है। जंतर मंतर में धरने पर बैठी पहलवान बेटियों के समर्थन में जबलपुर में खिलाड़ियों ने एक दिवसीय धरना दिया। महाकौशल क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में आयोजित इस धरने में खेल प्रेमी और कांग्रेस जन भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। हमारे बीच में इस आंदोलन में महाकौशल क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने सिविक सेंटर पार्क में एक दिवसीय धरना दिया और केंद्रीय मंत्री बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार द्वारा देश के पहलवानों की अनदेखी की जा रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियां 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठी हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। कृष्णा पुनिया ने इंटरव्यू दे रही थी कि ब्रजभूषण जी बोल रहे थे 15-15 रुपए में मेडल बिकता है, तो ब्रजभूषण जी से ये कि 15 रुपए का मेडल जीत के आता है वो ब्रजभूषण ही हो सकता है, एक खिलाड़ी नहीं हो सकता है। और जो खिलाड़ियों के लिए उन्होंने जो किया है वो बहुत ही शर्मनाक चीज है। जो हम लोग बनते हैं संघर्ष से बनते हैं, संघर्ष करके यहाँ पर आते हैं, कोई ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। कितना हमारा 40 साल 30 साल हमने पूरा हिंदुस्तान को मेडल देने के लिए अपने जीवन हमने बिता दिया और आप बोलते 15 रुपए का मेडल लेके आए, बहुत शर्म की बात है। और जब ये हमारी खिलाड़ी बेटियां मेडल लेके आती हैं तो सेल्फी खिंचवाते नहीं थकता है। आज उनके मान सम्मान पे वे प्रधानमंत्री मौन है, इस देश की सरकार मौन है, इसीलिए देश का हर जागरूक आदमी, इस देश का हर खिलाड़ी आदमी आज सड़कों पर है और इस सरकार के खिलाफ उन खिलाड़ियों के समर्थन में धरना दे रहा है। तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे जो दोहन और शोषणकर्ता को पनाह दे रही हैं, उन बातों को अनसुना कर रही हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि पहले ये सरकार जवानों के खिलाफ थी, फिर किसानों के खिलाफ थी, अब पहलवानों के खिलाफ है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पहलवान कम समय पीरियड पे रिजल्ट देता है, डिसीजन करता है। ये सरकार का टर्निंग पॉइंट होगा कि जितने हमारी बहनें वहाँ बैठी, हमारे पहलवान जो वहाँ बैठे हुए हैं और एक शोषणकर्ता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मातृशक्ति को इस बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी संवेदना के साथ लेना चाहिए और उन बेटियों के साथ कांधे से कांधा मिला के अपने घरों से, अपने गलियों से, अपने चौराहों से, अपने नगर से, अपने प्रदेश से उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहिए, जिससे कोई भी दुराचारी अब किसी महिला के साथ, किसी खिलाड़ी के साथ इस प्रकार का दुराचार ना कर सके। धरने पर बैठे लोगों ने मांग की है कि मंत्री बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों का शोषण करने का आरोप है, उन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि खिलाड़ियों का मनोबल और सरकार पर विश्वास बना रहे। माफिया दमन दल के द्वारा आधारताल कटरा क्षेत्र में कार्रवाई की गई। दर्जन भर से ज्यादा मामलों में आरोपी नारायण जायसवाल एवं प्रदीप जायसवाल के अवैध मकान को तोड़कर सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने आधारताल कटरा में संयुक्त रूप से कार्रवाई की। दर्जन भर से ज़्यादा आपराधिक मामलों में आरोपी नारायण जायसवाल और प्रदीप जायसवाल के मकान के अवैध हिस्से को तोड़कर सरकारी ज़मीन खाली कराई गई। यहाँ पे माफिया अभियान के तहत ये कार्यवाही की गई है। नारायण जायसवाल है, प्रदीप जायसवाल है, ये यहाँ पर गुंडा लिस्ट में भी हमारे थाना आधारताल में दर्ज है। इन्होंने शासकीय भूमि पर कब्जा करके रखा हुआ था
जिसको मुक्त कराया गया है और अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। कितने करीब इसमें इसके ऊपर अपराध हुए? 1 दर्जन से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड पंजीबद्ध किए गए हैं। ये ओमन जायसवाल जी हैं, प्रतीक जायसवाल के रिलेटिव, उनका मकान है। इनको स्वीकृति बिल निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इनके द्वारा नहीं हटाया गया तो आज शासन की उपस्थिति में अतिरिक्त निर्माण को जो फ्रंट एमएस में निर्माण किया गया अतिरिक्त उसको हटाया जा रहा है। आगे का 3 मीटर कवर था लगभग, उसको बस अवैध निर्माण है उतना बस पोर्शन अलग किया जा रहा है। आगे का 3 लगभग 10 फीट है आगे। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। गढ़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क की दुर्दशा की शिकायत नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज से की है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीवर लाइन के पाइप बिछाने के बाद सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं कराया गया। सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। गढ़ा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक शिकायत पत्र नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि गढ़ा क्षेत्र के अधिकांश सड़कें दुर्दशा के शिकार हैं। सीवर लाइन के पाइप बिछाने के बाद नियमानुसार सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं कराया गया, लिहाजा गड्ढे वाली सड़क हादसों का सबब बन रही है। ठेकेदार कंपनी और अधिकारियों की मिलीभगत जनता पर भारी पड़ रही है। कोई नियम कानून सीधे आए वोट दिए, गाड़ी से निकालने वाली निकल ही नहीं पा रही, मतलब पूरी कानून हर रोड को लोग चल पा रहे हैं, नहीं चल वाले लोग गिर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है कि अगर 10 दिन के अंदर रेस्टोरेशन का काम नहीं हुआ तो मजबूरन हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो स्थिति है कि पूरी रोडें खोद के रखेंगे नियम से आप। पत्र में चेतावनी भी दी गई है कि यदि 10 दिनों में सड़कें दुरुस्त नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। क्राइम ब्रांच और माड़ोताल थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने 3 बदमाशों को हथियारों के साथ दबोच लिया। तीनों बदमाशों से 3 देसी कट्टे और कारतूस बरामद किए गए। तीनों बदमाश आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके नाम थाने की गुंडा लिस्ट में भी शामिल हैं। आरोपी इन हथियारों का सौदा करने की फिराक में थे या फिर किसी वारदात को अंजाम देने वाले थे, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच और माड़ोताल थाने की पुलिस टीम ने देर रात थाना क्षेत्र में दबिश देकर 3 बदमाशों पासा उर्फ मोहित विश्वकर्मा, राहुल अहिरवार और पनागर के रहने वाले राहुल चौधरी को हथियारों के साथ दबोच लिया। तीनों की तलाशी लेने पर इनसे 3 देशी कट्टे और कारतूस जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसपी तुषार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हथियारों के साथ पकड़े गए तीनों आरोपी शातिर अपराधी हैं। इनके नाम थानों की गुंडा लिस्ट में भी शामिल है। और उन्होंने घेराबंदी करके पकड़ा, जहां पे 3 नवयुवक पकड़ाए गए, जिनके पास से 2 कट्टे और 2 कारतूस और 1 देसी कट्टा और 1 कारतूस, कुल मिला के 3 कट्टे और 3 कारतूस जब्त हुए हैं, जो कि जिनके नाम है पासा उर्फ मोहित विश्वकर्मा, जो कि माड़ोताल क्षेत्र अंतर्गत रहता है और वहाँ का गुंडा लिस्ट में भी है। और एक और जो राहुल अहिरवार, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, वो भी माड़ोताल की गुंडा लिस्ट में शामिल है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और शीघ्र इसमें अब जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। एक और आरोपी है छोटे सरकार उर्फ राहुल चौधरी, जो पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, इसके खिलाफ भी रिकॉर्ड है, इसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तीनों बदमाश हथियारों का सौदा करने वाले थे या फिर इनकी योजना किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की थी। पुलिस इस संबंध में इनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही हथियार कहां से लाए गए इसका भी पता लगाया जा रहा है। मदन महल थाना क्षेत्र शिवनगर में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर पार्क ई ऑटो और मारुति इको कार पर पथराव किया। इस घटना में दोनों वाहनों के कांच क्षतिग्रस्त हुए हैं। वाहन मालिक ने घटना की रिपोर्ट थाना मदन महल में दर्ज कराई है। मदन महल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवनगर इलाके में असामाजिक तत्वों ने बीती रात घर के बाहर खड़े वाहनों पर पथराव कर दिया। इस घटना में 2 वाहनों ई ऑटो और इको वैन को क्षति पहुंची है। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों और वाहन मालिक ने मदन महल थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। कुछ नहीं भी, हम तो सो रहे थे, रात में 2:30 बजे के आसपास, 2:15 के आसपास एकदम भड़ाक से आवाज़ आई, तो उठ के देखे, जब तक यहाँ ये वाला कांच टूटा मिला, नीचे आया जब तक, और उस गाड़ी को सुबह देखा तो उसमें किसी ने पत्थर से ठोकर मारी है जीप से, तो उसे कांच कवर ढका हुआ था उसका, जबकि उसमें ठोकर मारी गई है। कौन कौन सी गाड़ी में क्या है? ये एक ई रिक्शा है और एक इको वैन है।
पुलिस ने वाहनों में पत्थरबाजी करने वाले तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। नगर बेन समाज और बैंड व्यापारी संघ ने बैंड वादकों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में एसपी के नाम मांग पत्र सौंपा। हाल ही में एक बैंड संचालक के पुत्र पर हुए हमले की घटना को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए नगर बेन समाज और बैंड व्यापारी संघ ने इस मामले में SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की। नगर बेन समाज और बैंड व्यापारी संघ ने बैंड वादकों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर रोष प्रकट किया है। बैंड समाज और बैंड व्यापारियों ने हाल ही में एक बैंड संचालक के पुत्र के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा चाकू से किए गए हमले की निंदा की। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए बैंड व्यापारियों और बैंड समाज ने एसपी के नाम CSP गोहलपुर अखिलेश गौर को मांग पत्र सौंपा। बैंड व्यापारियों और बैंड समाज के प्रतिनिधियों ने इस मामले में लूट, हत्या का प्रयास और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग पुलिस अधिकारियों से की है। ये हम लोगों की नगर बैंड समाज के साइड से यह मांग है कि जो हमारे बैंड वादक हैं, जिनको यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व परेशान करते हैं और अभी तत्काल अभी वर्तमान में जो अभी घटना हुई है, हमारे विशाल बैंड के यहाँ भाई जो हैं उनके बच्चे को चाकू मारी गई, चैन छीनी गई, जिसके तहत पुलिस ने उतनी कार्रवाई की नहीं थी। जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो लगी नहीं थी। इस कारण से आज पूरा हमारे नगर बैंड समाज, हमारे नगर के अध्यक्ष एवं न्याय कमेटी के अध्यक्ष, सारे सामाजिक लोगों ने मिलकर SP महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसको उनके ऊपर जो भी घटनाएं हुई हैं उन पर सच देखकर और सही धाराएं लगाई जाए। कि यहाँ पे 8-10 बैंड वाले हैं जो आए दिन यहाँ के असामाजिक तत्व हम लोग को परेशान करते रहते हैं और आए दिन हम लोग से मारा पीटी करते थे। उस विषय में हमने बोला है कि इसमें कार्रवाई की जाए और जिन्होंने अभी हमारे विशाल बैंड के भतीजे को जिन्होंने चाकू मारी उस पर धाराएं लगाई जाएँ। CSP अखिलेश गौर ने समाज और व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की दर्जनों वारदातें घटित हो चुकी हैं, लेकिन इन घटनाओं का खुलासा तो दूर की बात, पुलिस चोरों का सुराग तक हासिल नहीं कर पा रही है। करीब 1 माह बीतने के बाद भी गोरखपुर थाना पुलिस वाहन से बैटरी चोरी करने वाले चोर को तलाश नहीं कर सकी, जबकि चोरी की इस घटना के वीडियो फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध बढ़ रहे हैं, खासतौर पर लूट और चोरी की वारदातें लगातार घटित हो रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को अंजाम देने वाले आपराधिक तत्वों को पकड़ पाना तो दूर, पुलिस इनका सुराग तक हासिल नहीं कर पा रही। कहने को तो पूरा शहर CCTV कैमरों की निगरानी में है, लेकिन अगर कहीं कोई वारदात घटित हो जाए तो चौराहों पर लगे CCTV कैमरों से भी अपराधियों का सुराग हासिल कर पाना ना को चने चबाने जैसा है। गोरखपुर क्षेत्र मुख्य बाजार से लगभग 15 दिन पूर्व एक मोटरसाइकिल सवार दिन दहाड़े छोटा हाथी वाहन से बैटरी चोरी कर ले जाता है। अज्ञात शख्स की तस्वीरें आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो जाती हैं, लेकिन FIR दर्ज होने और CCTV वीडियो उपलब्ध होने के बाद भी पुलिस अब तक चोरी करने वाले शख्स का सुराग हासिल तक नहीं कर सकी है। हालांकि गोरखपुर थाने की कमान संभाल रहे थाना प्रभारी अरविंद चौबे अब भी मामले की तहकीकात करने और जल्द ही चोर को पकड़ लेने का दावा करते नजर आ रहे हैं। थाना गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत विगत करीब 15 दिन पहले एक लोडिंग व्हीकल से बैटरी चोरी हुई थी। उसमें पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर किया गया है और जो अज्ञात आरोपी उसकी फुटेज के आधार पर हम पहचान करने के प्रयास कर रहे हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा वो चोरी की गई है और शीघ्र ही हम उस चोर को पकड़ लेंगे। इस मामले में पुलिस को CCTV कैमरों के फुटेज कंट्रोल रूम से उपलब्ध नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त पावर कट की वजह से CCTV कैमरे बंद होना बताए गए हैं। ऐसे में चोरी करने वाले शख्स को ढूंढ पाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। गोहलपुर थाना क्षेत्र स्थित दक्षिणी मिलौनीगंज निवासी एक महिला के साथ ऑनलाइन ठगी करते हुए उसके बैंक खाते से फोन पे के माध्यम से 1,83,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को पुलिस की टीम झारखंड से प्रोटेक्शन वारंट और ट्रांजिट रिमांड पर जबलपुर लेकर आई। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है।
गोहलपुर थाने के अंतर्गत मिलौनीगंज में रहने वाली 29 वर्षीय महिला तरन्नुम मंसूरी को झांसा देकर साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 2 लाख रुपए की ठगी की थी। इस मामले की शिकायत महिला ने वर्ष 2022 को थाना गोहलपुर में दर्ज कराई थी। महिला को फ्रॉड मोबाइल नंबरों से कॉल करके फोन पे के माध्यम से उनके खाते से लगभग 1,83,000 रुपए निकाल लिए गए थे। मामले की जांच करते हुए पुलिस की टीम ठगी करने वाले पथरौल झारखंड निवासी मुकेश दास और संजीव कुमार दास तक पहुंची और दोनों को झारखंड से प्रोटेक्शन वारंट और ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ के लिए जबलपुर लाई। यहां दोनों को न्यायालय में पेश कर उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। ये लगभग छेमापुर थाना गोहलपुर में एक ऑनलाइन फ्रॉड लगभग 1,80,000 रुपये का था। उसमें फरियादिया द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी कि उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, जिसकी सूचना पर थाना गोहलपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और फिर उसकी जब विवेचना आगे की गई तो झारखंड से भी 2 आरोपियों को हमारी पुलिस के द्वारा लाया गया, जिसमें एक संजीत कुमार है और उसका एक साथी है। इनके खिलाफ वहाँ पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हैं। प्रोडक्शन वारंट पर इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जो रिमांड पर अभी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल इनसे और भी फ्रॉड खुलेंगे। अभी बातचीत में इनने और भी फ्रॉड करना कबूल किया है, तो जिसके संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने फ्रॉड की और भी वारदातें कबूल की हैं, जिनकी तस्दीक पुलिस द्वारा की जा रही है। गोल बाजार स्थित ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बलवंत हर्षे और उनकी पत्नी निरुपमा हर्षे, डॉक्टर उज्जवल भाटिया और उनकी पत्नी डॉक्टर नीता भाटिया के विरुद्ध लाडगंज थाने में दर्ज प्रकरण में जांच के बाद धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं का इजाफा किया गया है। मामले में लाडगंज पुलिस ने नेशनल अस्पताल संचालक डॉक्टर आनंद तिवारी की रिपोर्ट पर चारों के विरुद्ध पूर्व में अमानत में खयानत सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। ओमेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बलवंत हर्षे, उनकी पत्नी निरुपमा हर्षे, डॉक्टर उज्जवल भाटिया और उनकी पत्नी डॉक्टर नीता भाटिया के विरुद्ध लाडगंज पुलिस ने थाने में दर्ज मामले में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं का इजाफा किया है। दरअसल नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आनंद तिवारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने हर्षे दंपत्ति सहित 4 लोगों के विरुद्ध अमानत में खयानत का मामला पंजीबद्ध किया था। इस मामले में जांच के बाद धाराएं बढ़ाई गई हैं। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आनंद तिवारी द्वारा डॉक्टर हर्षे और डॉक्टर भाटिया और यह दंपत्ति पर इनके विरुद्ध 406 और 120 की अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अनुसंधान के दौरान जो साक्ष्य आए उसके आधार पर धारा 420, 409, 467, 468, 471 ये धाराएं बढ़ाई जाकर मामले का इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाकर चालान न्यायालय में पेश किया गया है। कानूनी प्रक्रिया जारी है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।